परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। चांद मल्टीमीडिया नियर तिवारी गेस्ट हाउस, राजा मार्केट, टंका रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 933838। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात की तो उन्होंने मन की बात में हीरामन कोरवा जी की प्रशंसा कर दी। एकाएक ये नाम राष्ट्रीय स्तर पर जगमगा उठा। ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। हीरामन कोरवा जी के बारे में दो संक्षिप्त लाइनें मैं आपको बता देती हूँ। झारखंड में कोरवा जनजाति विलुप्ति के कगार पर है। 8% लोग ही शेष बचे हैं झारखंड में इस जनजाति के, और कोरवा भाषा ये भी विलुप्ति के कगार पर है। ऐसे में पेशे से पारा शिक्षक हीरामन कोरवा जी ने कोरवा जनजाति की भाषा कोरवा की एक डिक्शनरी तैयार कर दी। यह डिक्शनरी तैयार होने में 12 साल लगे। अनेक मुश्किलें आई, संसाधनों की भी कमी रही, लेकिन हीरामन कोरवा जी के दृढ़ निश्चय ने यह कर दिखाया, और तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हीरामन कोरवा जी की प्रशंसा कर दी। आइए आपकी मुलाकात हम कराते हैं हीरामन कोरवा जी से। साथियों, आइए अब बात करते हैं झारखंड की कोरवा जनजाति के हीरामन जी की। हीरामन जी गढ़वा जिले के सिंजो गांव में रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोरवा जनजाति की आबादी महज 6000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने इस शब्दकोश में घर गृहस्थी में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरवा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है। हीरामन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे ओर से भी आपका स्वागत है कि डेली न्यूज चैनल पर मुझे बात करने की मौका मिला है, और जो मैं प्रधानमंत्री मन की बातें में जो मेरे बात को शामिल किए हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और मैं पत्रकार बंधु को भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारे बात को जो छिपी हुई शक्तियों को उभारने में पूरा जोर लगा दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं एक ग्राम सिंजो, रंका प्रखंड, गढ़वा जिला के मझौत 30 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ से घिरा हुआ एक सिंजो गांव है, जहां पर वहां की रहने की सुविधा और शहर से जुड़ने की सुविधा बहुत कठिन है। लेकिन मैं परिश्रम किया, अपने जो दिल से उतावली होकर जो काम कर रहा था, वह लक्ष्य लेकर काम कर रहा था। सबसे पहले हम ये बताइए, कैसे आपके मन में आया? कोरवा जनजाति के बारे में झारखंड से बाहर लोग जानते भी नहीं थे, और कोरवा भाषा के बारे में भी नहीं जानते थे, और आपने इस भाषा में डिक्शनरी ही तैयार कर दी। 12 साल लगे हैं ऐसा माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे, कैसे शुरुआत हुई? कैसे आपके मन में आया कि एक डिक्शनरी तैयार किया जाए? शुरुआत में जब बचपन से थे, आसपास खेलते कूदते थे, जब मैंने आसपास जाता था तो भाषा लोग बोल रहे थे जी, तो मैं सिर्फ सुनता था। उस टाइम में जी मुझे गौर हो रहा था किसको कैसे पकड़े, लेकिन मुश्किल था। लेकिन मैंने जब अपने विद्यालय के 1 से 5 की क्लास मैंने शुरू किया, तो 4 क्लास में पहुँचे, तो किताब का जो प्रश्न उत्तर देना था वो कॉपी में भी लिखना था जी। तो उसी क्रम में जब मैं किताब का आंसर कॉपी में जब लिखता था, तो शाम को वही ढिबरी और वही आग जला करके जब दादा दादी के साथ में बैठते थे और किताब फसल बनाते थे, और भाषा वाला जब बोलते थे तो वह मैं अपने कॉपी में लिख लिया करता था। क्योंकि जिस तरह से गुरुजी लोग पूछते कि आपका जो सवाल है उसको याद करके आना है,
तो दादा दाई बाबा लोग जब भाषा बोलते तो एक बार बोलते तो भूल जाते थे। तो वह मैं लिखता था कि इसको अगर नहीं बताएंगे तो फिर उसको मैं दोबारा पढ़ के मैं समझ लूँगा। इस तरह से मैंने लिखते गया और इस क्रम में मैंने एक जो कोरवा भाषा शब्दकोश है उसको मैंने करीबन 2 साल अपने साथ मैं दादा दादी के साथ में रह करके लिखा और वहाँ से मैं अगले पढ़ाई के लिए 6 पास करके आवासीय विद्यालय कुदरुम चला गया। तो वहाँ मैंने 2 साल पढ़े। इसके बाद में पिताजी किसी मुसीबत में फंस गए और वहाँ से मेरा भी पढ़ाई फिर 2 साल बाधित हो गया। तो मैंने किसी तरह दूसरे काम करके और पिताजी को जो जेल चले गए थे उसको मैंने किसी तरह दूसरों को काम करके छुड़ाए और फीस चुकाने के लिए मैं साइकिल से डाल्टनगंज भी जाया करता था और वकील को फीस दिए। जब पिताजी मतलब कोई सुविधा नहीं थी, बहुत गरीबी, जहाँ आप रहते थे सिंजो गांव में वहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं थी, सड़क भी नहीं थी। आपने बहुत संघर्ष किया और ये दादा दादी से आपने सुना इस भाषा को और आप कॉपी पर उसको लिखते गए। तो इस तरीके से 2 साल में आपके पास काफ़ी शब्द तैयार हो गए और वो शब्द बहुत मतलब दैनिक बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सब आपने लिखा है। तो मैं जब चला गया था कुदरुम, वहाँ पिताजी भी जेल से जब निकाले तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो फिर सलाह होता है कि हम लोग जो है पढ़ना चाहिए। तो पिताजी के बोले कि चलिए हमको नाम लिखवा दीजिए। तो हम चले गए विश्रामपुर स्कूल, सेंट जोसेफ हाई स्कूल है जो रंका प्रखंड में है। तो वहाँ जाकर नाम लिखवाया और नाम लिखवाने में वहाँ भी खर्च जो है देने नहीं सक रहे थे। तो वहाँ के जो सिस्टर लोग थे और जो हॉस्टल इंचार्ज थे मेरे गरीबों को समझ गए तो उन लोग जो है कि आधा फी देना पड़ा था, आधा फी माफ़ कर देते थे। और इस तरह से वहाँ से मैट्रिक पास किया 2001 में। 2001 में मैट्रिक पास करने के बाद मैं अब क्या करूँ, हमारे पास भी काफ़ी बोझ हो चुका था। मैं पिताजी से बोले कि इंटर में कैसे नाम लिखाएगा। तो पिताजी ने प्रयास किए तो यही गोविंद हाई स्कूल गढ़वा के जो प्राचार्य रामानंद सिंह से बात किए कि भाई मेरा भी बेटा है, एक नाम लिख दीजिए। तो शायद बात किए तो बोले कि हाँ एक ठो मुर्गी लेकर आइए, नाम लिख देंगे। तो वही नाम लिखाया, साथ में आए और सिर्फ मैंने एक दिन इस कॉलेज आया और जैसे ही पंजीयन सब वितरण होने लगा तो मैं पंजीयन लेने के लिए आया और वही परीक्षा में बैठा और वही लिखे और मैं सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद में जब मेरी कठिनाइयाँ तो बहुत ज़बरदस्त थी, जीवन में रही, मैंने संघर्ष करते रहा। मेरा अंदर से भी लोगों को साथ में मदद करने के लिए भी कम पैसा रहते हुए भी काफ़ी मैं हद तक प्रयास करता रहा कि दूसरों को मैं सहायता करने के लिए ऐसा लगा हुआ रहता है, अभी भी करते हैं। तो जब पारा टीचर का जब आया अभियान तो उसमें मेरा 21/7/2005 का बहाली हो गया। तो बच्चों के साथ में बहुत खुशी हुआ कि भाई हम भी एक गांव के पढ़े लिखे, मेरे गांव में ही चुन दिया गया कि बच्चे को पढ़ाइए। तो पढ़ाने के क्रम में भी मेरा जब स्कूल टाइम था उस टाइम में उधर स्कूल तरफ ध्यान रहता और बाकी टाइम मेरा अपने समाज के प्रति जो है विलुप्त हो रहा है, उसको समस्या के बारे में मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे लेके चलूं, ये भी मेरा एक चेतना जाग रहा था। तो फिर डायरी को फिर मेरा जब भाषा को जब याद आता है तो डायरी भी देखते हैं कि डायरी भी है, इसको निकलवाना है। और अगल बगल जब मैं घूमता था तो बचपन में तो लोग भाषा बोलते थे लेकिन अभी पूरा विलुप्त कर दिया, भाषा को एकदम जीरो कर दिया, कुछ नहीं जानता है। मतलब आपके जनजाति और आपके आसपास के लोग भी इस भाषा को नहीं बोलते थे तो भाषा एकदम विलुप्ति के कगार पर थी। आपके अंदर चेतना आई कि कैसे अपने जनजाति को बचाया जाए, कैसे अपने धरोहर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए आपने शब्दकोश यानी डिक्शनरी को तैयार किया। कैसे ये छपा, कैसे ये संभव कैसे हुआ? इतने संघर्ष, इतनी गरीबी के बावजूद भी आपने डिक्शनरी को छपवाए कैसे? जब हम लोग 15-16 में एक भाई से मुलाकात हुआ तो वह भाई
संस्था से एनजीओ से जुड़ा हुआ था, तो मीटिंग में जाता था, रांची जाता था, राजस्थान भी जाया करता है, अभी भी जाता है। तो वह भाई का हम पास बात रखे कि भाई बात ऐसा है कि हम लोग कुछ काम किया जाए अपने समाज के लिए। तो हम बोले कि एक एनजीओ बनाया जाए। तो बोलता है कि हाँ बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया जाए। तो वही 16-17 में एक आदिम जनजाति कल्याण केंद्र का एक संस्था का गठन किए और उसी के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर निःशुल्क सेवा देने लगे, लोगों के बीच में काम करने लगे। तो तक हम लोग जो है कि उस भाषा के लिए मैंने किसी टाइपिंग दुकान में टाइप कराने लगे। अच्छा, जो आपका शब्दकोश था तैयार उसको टाइप कराने लगे कि इसको हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे। मेरा ये जुनून हो गया था क्योंकि भाषा को बुक निकालने में जितना भी खर्चा लगेगा मैं लगाऊंगा। कहा नहीं, मेरा घर का वस्तु बेचा जाए लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय आपने कर लिया। मेरा एक उम्मीद जाग गया कि इसको निकालना है तो निकालना है। तब से मैं भाई को बोलते तो एक संस्था है मल्टी आर्ट एसोसिएशन पलामू का, तो भाई का वो उधर जानकारी हुआ तो वो हमको ले गया उनके साथ मिलवाने के लिए। वहाँ पर सेक्रेटरी मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा जी है। तो उनसे बात की रखे कि सर ऐसा है कि हमको एक भाषा बुक निकलवाना है, क्या आप सहयोग दे सकते हैं। तो भाई जी ने बोले कि हाँ दे सकते हैं। यहाँ से जो टाइपिंग करा के थे ले गए थे और कुछ बाकी था तो वहाँ टाइप करवाए और इसके बाद में 7 अक्टूबर 20 को पब्लिश करा दिए। 7 अक्टूबर 20 को पुस्तक पब्लिश हुई। इसके बाद में जैसे पब्लिश हुआ तो पत्रकार लोग को पास फोन कर दिए कि भाई ने एक बुक तैयार किया है, उस बुक को जो है कि आप निकालिए। तो एक पत्रकार बंधु लोग निकाले और अपना फेसबुक में डाल दिए। तो लोगों को पास फोन करके बोले। इसके बाद में हमारे पास आए, हम भी तब लोगों को पता चला कि आपने ऐसे शब्दकोश और डिक्शनरी को तैयार किया है। अच्छा, अब ये तो मामला पूरे देश तक फैल गया, स्वयं प्रधानमंत्री ने आपकी प्रशंसा कर दी। कैसा लगता है प्रशंसा प्रधानमंत्री के मुंह से सुनकर? प्रधानमंत्री से बात को सुन करके मुझे अच्छा लगा, बहुत खुश लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमारे बातों को शामिल करने के लिए इस तरह से जो लोग अभी भी हमको कहते हैं कि आप केंद्र के हीरो बन गए हैं, तो हीरो बनाया गया है। आपका संघर्ष है, देखिए विलुप्त होती भाषा को, जनजातीय भाषा को आपने सामने लाया, तमाम गरीबी, संघर्ष, दुख, तकलीफ झेले, लेकिन उसके बावजूद भी आपने विलुप्त होती भाषा को ऐसे शब्दकोश के रूप में आगे ला कर रखा। तो आपको लगता है कि आपके वो संघर्ष का एक बढ़िया रिवार्ड, एक सम्मान मिल गया, क्योंकि अब सब तरफ आपकी चर्चा है, सम्मान मिल रहा है, लोग आपसे मिलने पहुंच रहे हैं। चर्चा इस बात के है, मेरा जो भाषा था वो विलुप्त हो गया था और विलुप्त होने के कगार में मैंने उस भाषा को बचा लिया। लोग अभी भी कोरवा लोग को उतना नहीं समझते हैं जितना कि पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, अपना अधिकार के बारे में नहीं समझ सकता है। लेकिन मैंने उस भाषा को बचाने के लिए अपने इस बुक छपा कर को प्लेटफॉर्म में ले लाया और इससे मैं चाहता हूं कि अपने भाषा को अब आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको सरकार से मिल करके भाषा को आप और आगे विकास करेंगे। अच्छा है, चलिए, ये एक ऐसे युवा की कहानी है जो छोटे से गांव में जहां न सड़क है न बिजली है, लेकिन फिर भी वो शब्दकोश तैयार करता है। वैसी भाषा जो सिर्फ उसके दादा दादी प्रयोग करते हैं, जनजातीय भाषा और कहीं सुनने को नहीं मिल रही थी। वो उस एक नन्हे बालक का जज्बा था, एक सोच थी अपनी जनजातीय धरोहर को बचाने की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चांद मल्टीमीडिया एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म्स एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, फ्रंटा रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9334978385।
सिंजो गांव से निकलकर सीधे प्रधानमंत्री के प्रशंसा के पात्र बनने वाले हीरामन कोरबा के साथ हमारी परिचर्चा अभी जारी है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हीरामन जी, अब जब प्रधानमंत्री ने आपकी प्रशंसा कर दी है, आप अपने गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं, अनेक नेता, सम्मानित लोग, पत्रकार लगातार आपसे मिल रहे हैं, तो आप बहुत मनोबल आपका बढ़ा होगा। आगे आपकी कुछ और सोच बढ़ी होगी कि और मुझे क्या करना चाहिए जनजातीय धरोहर को आगे विकसित करने के लिए। जब मन की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए तो हमारे गांव के लोग सुन करके बहुत खुश हुए, जो कि कभी सिंजो गांव का नाम नहीं आ रहा था, पेपर में भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमारे गांव विलुप्त के कगार में थे, यह भी जो कि रोड है वो भी आने जाने का बहुत ख़राब है, उसका भी हम लोग बहुत ज़ोर शोर से बनवाने के लिए लगे हुए हैं। वो भी अभी उसका काम होने वाला है, हुआ नहीं है। और ये जैसी मन के बातें में हुआ मेरी चर्चा, तो राजनीतिक पार्टियां हमको आकर के सम्मानित किए, पुरस्कृत किए। और नाम ले लीजिए, कौन से लोग आपके पास आए? नाम क्या, नाम तो ऐसे बीजेपी के लोग आए, जेएमएम के लोग भी आए। दोनों पार्टियां आकर के मुझे सम्मानित किए और मैं एक अच्छा महसूस हुआ कि मैंने लोगों में रह करके, लोगों को साथ रह करके मुझे अच्छा अनुभव मिल रहा है कि मैं लोगों के लिए और बेहतर करूं। अच्छा, कोरवा जाति के दूसरे जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या दूसरे जनजाति के लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपनी भाषा, अपनी जनजाति के धरोहर को आगे बढ़ाएं? मैं कहना चाहता हूं यही कि जो भी काम करे वह निस्वार्थ करे और बिल्कुल विश्वास से करे, क्योंकि जो काम विश्वास से किया जाता है वह काम सफल हो जाता है। क्योंकि आज मैं उस विश्वास से काम नहीं करता तो आज इस कड़ी में नहीं आते, हमको मुझे नहीं पहचानता किसी गांव का रहने वाला है। आज मेरा एक विश्वास का कार्य जो किए वही आज मुझे पूरे दुनिया में मुझे एक पहचान, एक नाम और अनेकों सम्मान दिला रहा है। तो इस तरह से जो लोग युवा जो हैं वह छोटा भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और जो काम मिला है वह काम करना चाहिए। और माता पिता का जो आज्ञा है वह अच्छी तरह से मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो बताते हैं वह अच्छी बताते हैं। और नसीब ऐसे बनता नहीं है, नसीब को जो माने ज़बरदस्ती बनाया जाता है। हाँ, अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने लगन से। हाँ, तो इसलिए युवा लोग की भी हमारे तरफ से जो भी बातें है उसको करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। समझने की जरूरत है युवाओं को, अपनी जनजाति को, अपनी भाषा को। झारखंड में अनेक जनजातियां हैं और जिसमें से ज़्यादातर विलुप्ति की कगार पर है, खासकर भाषा। तो सरकार और प्रशासन की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाती हैं झारखंड में कि विलुप्त होती जनजाति और उनकी भाषा को बचाया जा सके, उनको विकसित किया जाए। आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब सरकार की तरफ से और क्या होना चाहिए, कैसे समर्थन, कैसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि जनजातियों को बचाया जा सके, अपने धरोहर को आगे बढ़ाया जा सके? सरकारी सहायता और प्रशासन से आप और क्या चाहते हैं? सरकारी सहायता जरूरी है, क्योंकि अगर सरकारी सहायता नहीं मिलेगा तो वह अपने बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा। क्योंकि उसके पास ज़मीन के अलावा और कुछ है नहीं, वह तो पढ़ा लिखा है नहीं। तो सबसे पहले तो शिक्षा की जरूरी है, शिक्षा की जरूरी है, तब वह आगे पढ़ सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि जब तक वह शिक्षा को नहीं जानता है तो एक उसका दिमाग जो है, उसका जो पहले रूढ़िवादिता है उधरे की ओर भागता है। और जब पढ़ता है तो वह कुछ दिमाग जो है कि कुछ पढ़ लिख करके, जैसे किताबें में कुछ लिखा हुआ है तो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कुछ वो लोग बोलते हैं तो कुछ सुन के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वह सुनने के बावजूद भी जीरो दिमाग कर देते हैं। अच्छा, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है। और
जैसा कि हीरामन जी ने बताया कि जनजातियों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा की कमी है और शिक्षा ही दिमाग को खोलती है, विकसित करती है और आगे बढ़ाती है। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे डेली न्यूज़ झारखंड के माध्यम से? डेली न्यूज़ झारखंड के माध्यम से यही हमारा एक संकल्प है जी। कि मैं चाहता हूं कि आदिम जनजाति के लिए एक आवासीय विद्यालय गढ़वा जिला में हो, क्योंकि हमारे आदिम जनजाति के बच्चे बच्चियां ऐसे ही बेकार घूमते रहते हैं। और जो है कि पहले जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग, माता पिता लोग जो कि अभी भी ठेपाधारी है, तो बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए हम मीडिया बंधु मेरे बातों को आगे पहुंचाए सरकार तक, जरूर पहुंचाएंगे। और डेली न्यूज़ झारखंड के माध्यम से भी हम हीरामन जी की बात को, जो कि बहुत सटीक बात इन्होंने कही है कि गढ़वा जिले में आदिम जनजाति के बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल होना चाहिए जहां से वो आगे बढ़ सके। और ऐसे ही बच्चे घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो स्कूल जरूर होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि इस पर शासन प्रशासन जरूर ध्यान देगी। और आपकी कोई मांग है? और मेरा मांग है वो तो स्कूल हो गया कि आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय होना चाहिए। लड़का लड़की आवासीय होना चाहिए, क्योंकि आवासीय में रह करके वो पढ़े लिखे जी, तब वो अपने अधिकार और कानून के लिए जो नियम पालन करना पड़ता है उसका दिमाग आएगा, नहीं तो नहीं आने सकेगा। और दूसरी बात है कि जो राशन हो गया, पेंशन हो गया, और दूसरे जात लोग जो जमीन कब्जा किया है और जो उसका मैंने समूचे अधिकार उस जाति को मिलना चाहिए। मतलब आवासीय विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि जो आदिम जनजाति है वो दूर दराज गांव में रहती है। पढ़ेंगे लोग तो ही दिमाग खुलेंगे और अपने अधिकारों को जान सकते हैं। एक बात उन्होंने और कही है डेली न्यूज़ झारखंड के मंच से कि आदिम जनजाति के बहुत सारे जो जमीनें हैं वो हड़प ली गई हैं दूसरी जातियों की, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए मुक्त कराने के लिए। और कोई बात आपकी तरफ से? हमारे तरफ से है कि जैसे भी आदिम जनजातियों के लिए जैसे लोग वन पट्टा के लिए बात लोग करते हैं, फॉरेस्ट में जो जगह जगह ज़मीन को जोत कर रहे हैं, कोई घर बना लिए हैं, जिसका खेत नहीं है तो वही जोत बुनाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसको वन पट्टा दिया जाए। क्योंकि उसको अगर घर नहीं बना कर रहता है तो वो पलायन कर देते हैं, खाना बदल जाते हैं। क्योंकि अगर घर नहीं रहने के नहीं है तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूसरे जगह चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में ना उसका आधार कार्ड बन पाता है, ना पहचान पत्र बन सकता है, ना राशन कार्ड बन सकता है। सरकार का लाभ लेने से वंचित रह जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो उसका अगर घर बन जाएगा तो घर के देख करके और अपने आसपास जो ज़मीन मिलेगा उसमें हल्का फुल्का खेती बाड़ी करके वह जी सकता है, रह सकता है, वो अस्थायी निवासी बन जाएगा और वह अपने अगले भविष्य के लिए वो सोच सकता है। क्योंकि हमारे जाति में बहुत से लोग हैं कि आगे आगे साफ करते गया और पीछे से लोग हैं कि ज़मीन को हड़पते गया। और इसी तरह से जो है कि हमारे समुदाय अभी भी जगह जगह में मानसिकता उत्पीड़न हो रहा है, बताने से भी असमर्थ है। हम लोग इस बात से अवगत है, लेकिन हम लोग भी जब जिस गांव में जिस जगह पे वहाँ ऐसा उत्पीड़न होता है तो हम लोग को पास आता है, तो हम लोग कभी कभी। अच्छा, ये उत्पीड़न कौन करता है? आप लोग क्या डर जाते हैं? शासन प्रशासन आपकी रक्षा नहीं कर पाती? धमकी मिलता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, इस जगह छोड़ दो। अच्छा, वो आपकी जमीनों पर, जनजाति लोगों की जमीन पर कब्जा करने के लिए ऐसे धमकी दिया जाता है? हाँ, ऐसे। और जो है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं और पता नहीं इस बात को हम लोग आगे लेके जाएंगे तो सरकार हमारी सुरक्षा देने पाएगी नहीं पाएंगे। इस तरह से बहुत तरह की बातें आता है, तो हम लोग कहने से भी कभी कभी होता है कि असमर्थ हो जाते हैं।
तो ये भी समस्या है, समस्या से घिरे हुए हैं। अगर सहयोग मिलेगा तो हम लोग सहयोग जरूर मिलेगा। हीरामन जी ने वो मशाल जला दी है, वो बिगुल फूंक दिया है और इस नौजवान के मन में अपने जनजातीय लोगों को आगे ले जाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हीरामन कोरबा जी से ये मुलाकात बेहद दिलचस्प रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हीरामन कोरबा जी। आपको भी धन्यवाद, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हीरामन कोरबा जी। आपने इनको सुना कैसे एक पिछड़े ग्रामीण और विकास से शून्य गांव में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने सफर तय किया सीधे प्रधानमंत्री के मुख से प्रशंसा पाने तक का। और अभी भी ये यही नहीं रुके हैं। जनजातीय अधिकारों की, जनजातियों के जमीन की, जनजातियों के शिक्षा के लिए लगातार ये अभियान चलाए हुए हैं और शासन प्रशासन के सामने इन्होंने अनेक प्रकार की मांगे भी रखी। जनजातीय लोगों के सुरक्षा, जमीन, विकास और शिक्षा की तमाम बातें इनके दिमाग में है कि किस प्रकार से शासन और प्रशासन के सहयोग से हासिल कर सकें। ऐसे ही तमाम छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम डेली न्यूज झारखंड करता रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर देखिए हमारा ये खास एपिसोड। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।